जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, आज हम लोग उपस्थित हैं आपके बीच परम आईएएस का सेट लेकर। ये परम आईएएस का जो है फुल लेंथ टेस्ट 4 है, क्योंकि 1-2 टेस्ट परम आईएएस का अपलोडेड है। आपको पता है कि परम आईएएस अपने आप में एक रेपुटेटेड संस्था है और इसके द्वारा जबरदस्त 69 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। इसी सेट प्रैक्टिस को आपको कराया जाएगा, पूरा डिटेल में कराया जाएगा और उम्मीद करता हूं कि ये आपके एग्जाम में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ आपको जो भी कराया जाएगा उसमें अगर मैप का क्वेश्चन होंगे तो आपको विथ मैप आंसर भी कराया जाएगा। कोई समस्या होने पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथियों, याद रखना है कि परम आईएएस का ये तो करवा ही रहे हैं, इसके बाद जो है परम आईएएस के बाद आपको मंथन का मैगजीन कराया जाएगा, जनवरी से लेकर जुलाई तक कंप्लीट मैगजीन। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी बिहार करंट और सेंट्रल करंट को मिक्स करके पूछती है और मंथन का जो है वो बहुत ही शानदार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उलेत उले उल्तियन गर्त बेरिंग सागर में के दक्षिण में स्थित है, सही है। ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। ठीक। दूसरा है पेरू कर्त का निर्माण दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे नाजाका प्लेट का अवतलन से हुआ है, सही है। आपको पता है किस तरह से, इस तरह से दक्षिण क्या, और यहां पर आपका एक छोटा सा इसे नाजाका प्लेट था और इसी के टकराने से क्या हुआ है, तो विश्व की सबसे लंबी चोटी एंडीज की निर्माण हुई है। ओके, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यू आर विंग टू बिकम ए एसडीएम डीएसपी। सुंडागर्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही। सुंडागर्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है और सुंडागर्त कहाँ है, इंडोनेशिया के पास स्थित है और ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। उसके बाद कहता है के इपेमेडक खाई दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। यही क्या है आपका गलत है। के इपेमिक गर्त जो है दक्षिण महासागर में नहीं, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। और उत्तरी प्रशांत महासागर में ये कहाँ स्थित है, अगर आप देखना चाहते हैं, मैप का सवाल है तो जरूर देख सकते हैं। ये देखिए, आपको पता है कि यहाँ क्या है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर आपका जो प्रशांत महासागर है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में आता है। ओके, और यहाँ पे जो देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास, न्यूजीलैंड के उत्तर में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड के पास कहाँ है, तो न्यूजीलैंड के पास देखते हैं कैपेमेंट ट्रेन, यहाँ न्यूजीलैंड के पास क्या है, दक्षिणी, इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर, और इसे कहते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। अब आपको अगर कुछ और देखना है, कुछ और देखना है आपको, कुछ और गर्त भी अगर आपको देखना है तो वो भी दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, काली काली कमतन ट्रेंच, ये कहाँ है, जापान के पास। उसके बाद जापान ट्रेंच। लेकिन आपको पता है साथियों, विश्व की सबसे गहरा ट्रेंच कौन है, मेरियाना ट्रेंच। और यहाँ देखिए फिलीपींस के पास आपको मेरियाना ट्रेंच दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ फिलीपींस के पास ही दूसरा ट्रेंच है जिसका नाम है फिलीपींस ट्रेंच। इसकी गहराई कितनी है, लगभग 11,000 फीट है। मतलब इसमें पूरा का पूरा आपको क्या होगा, तो एवरेस्ट शिखर जो है वो डूब जाएगा और उसके बाद भी 8 के बाद 9, 10, 11, 3,000 फीट गहराई रह ही जाएगी। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग यही है, मेरियाना ट्रेंच। ओके, उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद देखिए ये टोंगा गर्त, आप जानते हैं टेंगा गर्त हो गया, करमेंट गर्त हो गया। उसके बाद पेरू चिली ट्रेंच, ये सभी कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच है फिलीपींस के पास, और फिलीपींस ट्रेंच भी है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, विश्व के महत्वपूर्ण मछली पकड़ने के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में आकर मिलती है। क्योंकि वहां क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए आदर्श और अनुकूल दशाओं का निर्माण होता है। जैसे डागर बैंक हो गया,
जैसे तो मैप के जो भी प्रश्न आएंगे उसका डिस्कशन आपको मैप के थ्रू मिलेगा, कोई भी समस्या नहीं है। दूसरा देखिए, ये है विश्व की प्रमुख मछली पकड़ने के मैदान वहां पाए जाते हैं जहां क्या है, गर्म और ठंडी जलधाराएं एक दूसरे से मिलती है। गर्म केसर की धारा और ठंडी ओशियोरो की धारा, ये दोनों कहाँ है? जापान के पास है। कहाँ है? जापान के पास है। धारा मिलने से जापान के मछली पकड़ने के मैदान विकसित हुए हैं। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के ग्रैंड बैंक में मछली पकड़ने का मैदान है। ओके, तो ये सभी आपको पता है ये सभी मछली कहाँ मिलता है? जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। अब आप देखिए, ये कुछ गर्म जलधाराएं किसे कहते हैं? तो ऐसी जलधाराएं जो क्या होती है, विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाती है, वो गर्म जलधाराएं होती है। और जहां गर्म जलधाराएं होंगी वहां क्या होगा? वहां वर्षा होगा। ओके, वहां क्या होगा? वर्षा होगा। और जहां ठंडी जलधाराएं होगी वहां बारिश नहीं होगा। इसी वजह से कि ऑस्ट्रेलिया किस भाग में ठंडी जलधाराएं पाई जाती है, ठंडी जलधाराएं पाई जाती है, इसलिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, वर्षा नहीं होता है। और वर्षा नहीं होने की वजह से यहाँ क्या है, सेवन जीवी मरुस्थल, मतलब क्या है, सेवन विक्टोरिया विक्टोरिया मरुस्थल, बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। और इसे क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक ना? किसे? ऑस्ट्रेलिया को। आप लोग समझ चुके होंगे कि जहां पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, जैसे यहाँ देखिए अलास्का की जलधाराएं हैं। कैसी जलधाराएं हैं? अलास्का की जलधारा है, गर्म जलधारा है। लाल कलर में जो भी जलधाराएं दिख रही है वो क्या है? गर्म जलधारा है। और इसी वजह से क्या होता है, अलास्का प्रदेश में जो है रूस जो है यहाँ अमेरिका जो है व्यापार कर पाता है। अगर यहाँ पर ठंडी जलधाराएं रहती तो अमेरिका का व्यापार क्या होता? ठप हो जाता। ओके, लेकिन वही नीचे जो आ रहा है कैलिफोर्निया की जलधारा है, और इसलिए यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? मोजे मरुस्थल है। ओके, इतना डिटेल से आपको कौन कराएगा? देखिए यहाँ पर आपका है पेरू का जलधारा, अल नीलो और ला लीना, जो आप लोग जानते हैं, अल नीनो और ला लीना, ये सभी कहाँ आते हैं? कहीं पेरू की जलधारा की वजह से आता है। और ये पेरू की जलधारा कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है, लेकिन कभी कभी ये जलधारा गर्म जलधारा में बदल जाता है। और मानसून फिर भारत की ओर ना जाके क्या होता है, इधर ही अट्रैक्ट हो जाता है। और उस साल भारत में क्या पड़ जाता है? भयंकर सूखा पड़ जाता है साथियों। ओके, उसके बाद देखिए ये कोष्टक की जलधाराएं हैं। लेकिन दुनिया की सबसे फास्ट जलधारा कौन सी है? तो दुनिया की सबसे फास्ट जलधारा है आपको गल्फ स्ट्रीम। ओके, देखिए वो कोष्टक करंट है और ओशियोरो करंट है यहाँ पे, और इधर से क्या जा रहा है? क्यूशियोरो करंट। इसलिए जापान के यहाँ बन रहा है बढ़िया भयंकर बैंक, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ भयंकर मछली का उत्पादन होता है। फिर यहाँ देखिए यूएसए का गर्म और ठंडी जलधाराएं का मिश्रण है, यहाँ पर पाया जा रहा है डागर बैंक। ओके साथियों, इस वजह से यूएसए और जापान। लेकिन अभी सर्वाधिक मछली उत्पादन कर कौन रहा है? तो सर्वाधिक मछली उत्पादन में नंबर 1 पे पहुंच गया है अभी चीन। ओके, तो ये डिटेल डिस्कशन कैसा लग रहा है आपको? और देखिए यहाँ पर क्या है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओके, साउथ पैसिफिक करंट। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। मजा आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीखते रहना। अंधी घाटी ब्लाइंड वैली कहाँ पाई जाती है? मतलब इस वैली में आप जब जाइएगा आपको क्या होगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये वैली आपको कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल सही है, करास्ट रीजन में करास्ट क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है तो इसको भी समझते हैं, कुछ ये महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए ब्लाइंड वैली क्रास्ट क्षेत्र में पाई जाती है। क्रास्ट स्थलाकृति एक भूगर्भीय गठन है जो घुलनशील बेडरॉक की परत के चट्टानों में विघटन का आकार होता है। आमतौर पर चूना पत्थर या डोलामाइट जैसे कार्बोनेट रॉक, लेकिन जिप्सम भी होता है। ठीक, आपको पता है कि चूना पत्थर और ये सब बिहार में कहाँ मिलता है? तो बिहार में मिलता है रोहतास प्लस कैमूर में। तो रोहतास और कैमूर भी याद रखना है। बाकी आपको पता है कि अजंता और शिवालिक किस अजंता पहाड़ी पे, और साथ ही साथ सतपुरा पहाड़ी पे भी चूना पत्थर और डोलामाइट मिलता है। आइए अब दूसरा अगला सवाल पढ़ते हैं। कथा निम्नलिखित में से कौन स्थितियां अक्टूबर की गर्मी से संबंधित है? मानसून ट्रैप का कमजोर होना। अक्टूबर की गर्मी जो आती है इसका रीजन क्या है? तो बिल्कुल इसका रीजन ये तो है ही कि मानसून ट्रैप क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। साफ आसमान, अक्टूबर तक क्या होता है? मानसून जो है, मानसून वापस जाने लगता है। आकाश क्या हो जाते हैं? आकाश साफ हो जाते हैं, जिस वजह से गर्मी बढ़ती है। आर्द्रता में वृद्धि हो जाता है। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता क्या है आप जानते हैं?
वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कहता है अक्टूबर की गर्मी संबंधित है मानसून ट्रैप का कमजोर होना, साथ ही साथ साफ आसमान और आर्द्रता में कमी, ये तीनों है। आपका सही जवाब क्या है? एक दो तीनों, ठीक ना। और आपको पता है कि इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। इसे मानसून का क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग कहते हैं, ठीक ना। कहता है हिंद कुश हिमालय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा अपवहित होता है? आपको पता है कि हिंद कुश पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर है, ओके। लेकिन पूछ रहा है कि हिंद कुश हिमालय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रवाहित होती है, ओके। देखिए इसमें क्या है, अमू दरिया, अमू दरिया ये सब कहाँ बहता है? तो ईरान की नदी है अमू दरिया, ओके। ब्रह्मपुत्र तो आपको जानते हैं कि तिब्बत में है, ठीक है। इरावदी नदी कहाँ है? म्यांमार में है, ओके। मेकांग नदी कहाँ है? चीन में है। और जवाब में क्या है आपका? चारों है। तो पूछिएगा हाउ सर, हाउ इट्स पॉसिबल कि ये चारों नदियां जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बहती है, आप इन चारों नदियों को जो है तो क्या कर दिए? तो इसके लिए डिटेल डिस्कशन है आपके पास। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंट डेवलपमेंट ICIMOD, एक क्षेत्रीय एवं अंतर सरकारी निकाय ने हिंदकुश हिमालय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अब तक पहला आकलन जारी किया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार वह हिंदकुश हिमालय MKH क्षेत्र में पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक 8 देशों के सभी या कुछ हिस्सों में 3500 किलोमीटर तक फैले हुए 10 एशियाई नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित है। कितने? तो 10 एशियाई नदी, जिसमें अमू दरिया है, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को इस तिब्बत में सांगपो यार लांग तुसान को कहते इरावदी। उसके बाद इरावदी जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद सालवीन, मेकोंग, मेकोंग नदी जो है जानते हैं आप 3 देशों में बहता है, चीन उनमें, लकोंग या संग जिसा, पीली नदी हांगो जिसे क्या कहते हैं चीन का शोक, तमारी, दयान आदि। इन क्षेत्रों में 240 मिलियन लोगों की आबादी निवास करती है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं और आजीविकाओं का आधार प्रदान करता है। इन नदियों की घाटियों से 1.9 अरब लोगों को पानी मिलता है, जो दुनिया की घनी आबादी है। तो ये देखिए, ये आपका क्या है? चाइना है। चाइना में इधर क्या है? मंचूरिया का पठार है। ये आपका प्यारा इंडिया है। ये आपका गंगा रीजन का क्षेत्र है और अपना प्यारा बिहार यहाँ पर है, ओके। प्यारा बिहार, ठीक ना, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं BPSC की। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखिएगा इस क्लास से। और जब आप जाइएगा ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। क्वेश्चन कहां से आएंगे? ये देखिए अफगानिस्तान है और यहीं पर आपका हिंद कुश पर्वत श्रेणी है, ठीक ना। और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर कुल्लू शान है। यहाँ पर क्या है? तो हिमालय है, ओके। यहाँ पर क्या है? अराकान योमा है। इस तरह से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का जाल कहाँ है? इसी क्षेत्र में है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में यूरेनियम भंडार सिद्ध हुआ है? तो भारत में यूरेनियम भंडार कहाँ मिलते हैं? जादूगोरा में तो मिलता ही है। जादूगोरा कहाँ है? झारखंड में है। अरावली रेंज में भी यूरेनियम मिलता है। ये कहाँ है? राजस्थान में। वैसे तो अरावली रेंज कितने राज्यों में फैला है? 5 राज्यों में फैला है, लेकिन ज्यादातर कहाँ है? राजस्थान में। कडप्पा बेसिन कहाँ है? कर्नाटका में। उसके बाद महादेव बेसिन, ये भी। इन सभी में क्या होता है? क्या सभी में मिलता है? तो इन सबों में क्या मिलता है? इन सबों में आपको यूरेनियम मिलता है। और यूरेनियम क्या है? यूरेनियम को कहते हैं पीला केक या भविष्य का ईंधन, ठीक है ना। और क्या होता है? यूरेनियम के थ्रू आप लोग बेहतर से परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ताकि क्या हो सके। तो देखिए ये दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ मेघालय के पास यूरेनियम का भंडार है, जिसका नाम है मेहदक बेसिन इन मेघालय। उसके बाद क्या है? यहाँ देखिए सिंहभूम ट्रेस बेल्ट इन झारखंड, ओके। उसके बाद क्या है? ओपनिंग माइंस जादूगोरा, यहीं पर सिंहभूम के पास ही क्या है? जादूगोरा है, बैरी है, नगवापुरा है। तो न्यू माइंस क्या है? न्यू माइंस अभी खोला गया। उसके बाद ये देखिए कडप्पा के पास है, लिम्बारू कोडला, ये सब नाम है, ओके साथियों। कोडप्पा बेसिन, यहाँ पर आपको पता है कि कोडप्पा के चट्टान, ये क्या है? इसे करके आपका दक्कन का पठार है। और दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, ओके। उसके बाद आपका भीमा बेसिन में भीमा नदी है, ओके, कर्नाटका का
की नदी है भीमा नदी। उसके बाद यहाँ देखिए अरावली रेंज राजस्थान में, इन सभी जगह पर क्या मिलता है आपको, तो इन सभी जगह पर आपको मिलता है साथियों यूरेनियम पीला किक। डैश के दौरान पृथ्वी हमेशा हमेशा क्या करती है, डैश के दौरान पृथ्वी हमेशा, डैश के दौरान पृथ्वी हमेशा उपसौर स्थिति में होती है। देखिए दो घटना होती है, एक उपसौर की होती है, एक क्या होती है, अपसौर की होती है। दोनों घटना को अभी डिटेल से फिगर से समझेंगे। पहले सही जवाब जान लेते हैं। आपका इसका सही जवाब है जनवरी के महीने में पहली छमाही में। अपसौर की घटना मतलब क्या है, उपसौर मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी क्या रहती है, दूरी कम रहती है तो इसे क्या कहते हैं, अपसौर। और जब दूरी अधिक रहती है तो इसे क्या कहते हैं, अधिक अधिक दूरी पर इसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। आइए इसको भी समझा देते हैं, ज्यादा डिटेल करने पे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग देखिएगा नहीं। देखिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी और अन्य ग्रहों के तारों को चारों ओर कक्षा रखता है, अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा पथ दीर्घ, इसलिए कभी कभी अन्य समय की तुलना में सूर्य। ओके, 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर की घटना होती है, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी रहता है, कितना 147 मिलियन किलोमीटर। जबकि 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, 552 मिलियन किलोमीटर की दूरी। इसलिए विकल्प बी क्या है, सही है। पृथ्वी की अंडाकार कक्ष की वजह से ऐसा हो पाता है। ओके, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के दौरान पृथ्वी औसतन 150 मिलियन, अभी पता है आपको L1 आदित्य L1 छोड़ा गया है, जो कि L1 पॉइंट पे जाके सूर्य की परिक्रमा करेगा। L1 पॉइंट कैसा पॉइंट है, तो जहां ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, बिल्कुल किसी और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण भी काम नहीं करेगा और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। पृथ्वी 27 किलोमीटर 17 मील प्रति सेकंड की औसत गति से सूर्य के चारों ओर घूर रही है। जब तक अपसौर पर होता है तो ग्रह धीमी गति से चलता है और उपसौर पर तेजी गति से चलता है। फिर देखिए, ये देखिए आपका क्या है, ये 4 जुलाई को जनवरी में पेरिहिलियन हो रहा है, ये 3 जनवरी का दिन है और इस समय जो है सूर्य कहाँ लंबवत पड़ती है, तो मकर रेखा पर। तो समझ जाइए अगर ये घटना तब होती जब कर्क रेखा पर होती तो कितना गर्मी होता। तो भगवान ने पृथ्वी को ऐसे रोटेशन दिया है ताकि जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होती है तो अपसौर की घटना होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ जाती है, फिर भी इतना गर्मी लगता है। ये कब होता है, 4 जुलाई को। ओके साथियों, तो याद रखना है, ठीक ना। पृथ्वी यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है। ओके, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रातें, सब आप लोग जानते होंगे। आइए आगे चलते हैं, मजा आ रहा है पढ़ के। निम्न में से कौन सी नदी केवल एक राज्य में बहती है, विच रिवर फॉलो ओनली वन स्टेट्स। ओके, योर आंसर इज ए डियर ऑफिसर्स, क्या है, पंबा नदी और साथ ही साथ सॉरी पंबा नदी और त्रिमाबरनी नदी। पंबा नदी और त्रिमाबरनी नदी 1 और 2 जो है, ये दो नदियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में ही बहती है। पंबा नदी पेरियार और भारतपुछ के पास भारतीय राज्य केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आपको पता है केरल की सबसे लंबी नदी क्या है, पेरियार नदी है। ओके, पेरियार नदी पर ही बना है क्या चीज, आपका पेरियार बांध। और भारत झुप के बाद तीसरी। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर पंबा नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबरीमाला मंदिर अभी चर्चा में है, भगवान अयप्पा को संबंधित है। वहां पे रजो दोष युक्त महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। नदी को दक्षिणी भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पंबा पश्चिम घाट में पिचुमलाई पहाड़ी से निकलती है। इडुक्की जिले के कुछ से शुरू होकर 176 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह नदी केरल राज्य के भीतर पूरे जलग्रहण क्षेत्र के साथ अरब सागर में शामिल हो जाती है। बेसिन पूर्व से पश्चिम घाट और पश्चिम से अरब सागर में मिलती है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, थिमी राब रानी अंबास अंबा समुद्रम तलुकों में पश्चिम घाट की पिथी गई पहाड़ी में शुरू होता है और तिरुनवेली और तुडुक्की जिले से होकर बहती है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार उस अवस्था में समाप्त होती है। यह तमिलनाडु की सबसे छोटी नदी है। कहाँ बहती है, तमिलनाडु। पेनेरू नदी, जिसे पेन्ना भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य की नदी है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। यह दुनिया की एक अनोखी नदी है जहां कर्नाटक की नदी पहाड़ियों से निकलकर दो अलग अलग धाराओं के रूप में बहती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है। इज इट ट्रू, ध्रुव पर क्षोभ। ओके,
गलत है। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की मोटाई कम होती है। आपको पता है किस तरह से पृथ्वी है, तो ध्रुव पर जो मोटाई है वो 8 किलोमीटर तक रहता है और विषुवत रेखा पर 18 या 16 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक मानिए, लेकिन औसत ऊंचाई कितना मानते हैं हम लोग, 16 किलोमीटर मानते हैं क्षोभ मंडल की। सारी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। गाना भी है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी, और ये मौसम कहाँ बदलते हैं, क्षोभ मंडल में, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैपोस्फियर। ओके, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे आयन मंडल द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती है। दिस इज राइट स्टेटमेंट। आयन मंडल की वजह से क्या होता है, लॉन्ग वेव टकरा कर वापस आता है, जिससे हम लोग गाना सुनते हैं, चल छैया छैया और रेडियो मिर्ची। मायोस्फीयर में ओजोन परत है, नहीं, ओजोन परत किस में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। ओके, तो ओनली स्टेटमेंट क्या है, टू सही है। ये साइटें सतत विकास के लिए सीखने की जगह है। वे संघर्ष की रोकथाम और जैव विविधता के प्रबंधन सहित सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच परिवर्तन और बातचीत को समझने और प्रतिबंधित करने के लिए अंत विषय दृष्टिकोण के परीक्षण के लिए साइट है। वे एक क्षेत्र की जैविक और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक सहकारी संरक्षण क्षेत्र के रूप में बनाए गए हैं। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन किया गया है, तो बताइए। ये इतना जो स्टेटमेंट दे दिया है ये क्या है, दिस इज ए बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और पता है आपको भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ग्राम पंचायत विकास परियोजना के तहत तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायत विकास योजना पीडीपी की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य किया गया है, किसे अनिवार्य किया गया साथियों, तो ग्राम पंचायत को अनिवार्य किया गया है। ग्राम पंचायत होगा तभी पीडीपी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायत विकास योजना को लागू किया जाएगा। ओके, अब तो आपको पता है बीपीएससी ने 4 ऑप्शन कर दिया है और साथ ही साथ 1/3 निगेटिव भी कर दिया। मतलब अब बीपीएससी क्या करना है, बीपीएससी का पीटी निकालना यूपीएससी के टक्कर की बात हो गई है। बच्चे मेंस में पास कर जाते हैं लेकिन पीटी में फेल, क्योंकि पीटी में इस बार भी 4.25 लाख बच्चे क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। 3.5 लाख बच्चे इस बार पीटी में अपीयर होंगे बीपीएससी, और सीट कितना है, ओनली फॉर 400 सीट है। तो बहुत ही डिफिकल्ट का टफ कंपटीशन होने जा रहा है, इसलिए दिन रात जुड़े रहना है सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ। डियर ऑफिसर्स, इफ यू वांट टू बिकम ए ऑफिसर, यू वर्क हार्ड लाइक ए एस। अगर आप चाहते हैं ऑफिसर बनना तो आपको गधे की तरह मेहनत करना पड़ेगा। ओके, और रील टील और मिटिया मील इस सबसे दूर रहना होगा। आजकल के छात्र परेशान है रील देख देख कर, रील नहीं देखना है। बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरे खातिर है भरोसे पाल बैठा। तो माता पिता का भरोसा टूटना ना पाए, सफलता आपके दहलीज पर आए, आपके कदमों को चूमे, इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम तो ऑफिसर बनने वाले हैं, हम तो ऑफिसर बनने वाले हैं। इसी नारे के साथ एकदम दबा के क्या करना है, पढ़ते रहना है, और तब तक पढ़ना है जब कि जीवन में परिवर्तन ना आ जाए, गरीबी आपके दहलीज से कोसों दूर ना चली जाए। ओके, माता पिता के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जाए, तब तक क्या करना है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जो पीता है वो दहाड़ता है, भीमराव अंबेडकर के शब्दों में। ओके, आप लोग पढ़िएगा लिखिएगा तभी तो समझिएगा कि कैसे चुनाव आने पे क्या होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं विभूति जी। भारतीय राजनीतिक संदर्भ में अपने निम्नलिखित में से किस एक को धर्मनिरपेक्षता की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो देखिए, एक होता है धर्मनिरपेक्षता और होता है एक पंथ निरपेक्षता। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ओके, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है धर्म संस्कृत के धृत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। व्यक्ति किस संस्कृति कल्चर को धारण करता वही। यहाँ पर सही आंसर जो है ये है, सभी राज्य सभी धर्म के साथ एक सकारात्मक संबंध रखता है और किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान और पंजाब में एक राजनीतिक दल बड़ी बहुमत और बहुत बड़े वोट शेयर के साथ सत्ता में है। ओके, पिछले लोकसभा चुनाव में उस पार्टी ने 8 सांसद चुने गए थे। हाल ही में
मार्च 2023 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में से वैध मत का 8.77% मत मिला था। उपरोक्त विवरण से यदि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति का दावा करना चाहती है, न्यूनतम शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। देखिए ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ है, राजस्थान नहीं, यहाँ होना चाहिए क्या चीज, दिल्ली। और ये आम आदमी पार्टी की बात कर रही है। ओके, और इसके लिए क्या चाहिए, एक चीज और चाहिए। वो चीज क्या है, वो चीज है इसे एक और एक और राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वैध मतों को सुरक्षित प्राप्त करना होगा। और जो कि इसने प्राप्त किया वो राज्य कौन था, मोदी जी का राज्य था गुजरात। और आम आदमी पार्टी बन गई है अब राष्ट्रीय पार्टी। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको पता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, आर्टिकल 64 के तहत कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा विघटन के अधीन नहीं है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल को 6 वर्ष के रूप में परिभाषित किया है, सही है। राज्यसभा सदस्य उपचुनाव के माध्यम से चुने गए सदस्य उस सीट पर शेष अवधि के लिए सदस्य रहते हैं, बिल्कुल सही। तो 1, 2 और 3 क्या है, देखिए यहाँ जो है 1 और 3 ही सही है, सॉरी साथियों, 1 और 3 सही है। कहिएगा दो में क्या गलती है सर, तो दो में यही गलती है कि कानून द्वारा संसद एक तिहाई की सदस्यों की सेवानिवृत्ति प्रक्रिया तय करेगी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आकस्मिक अलावा, ठीक है, ये सब सही है। लेकिन संविधान सभा में राज्यसभा सदस्यों की अवधि के लिए प्रदान नहीं करता है, लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम करता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है राज्यसभा सदस्यों की, लेकिन संविधान संविधान में इसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम जो बना है 1951 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, उसमें यह वर्णन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, गलत है। ओके, ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद का कोई सदस्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के लिए अयोग्यता के आधार अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति अपना निर्णय निम्नलिखित में से किसकी राय के अनुसार लेती है, ये निर्णय राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार लेता है। और अनुच्छेद 102 में इसका वर्णन किस में, इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 102 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो, उस पद को छोड़कर किसी अन्य कानून द्वारा घोषित किया गया तो वह धारक को अयोग्य घोषित नहीं करता। ओके, अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जो कि 110% क्या है, रॉन्ग है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल, कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये क्या है, सही है, कोई मंत्री संसद के समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला देखिए, आगे है, लोकसभा की समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, वही राज्यसभा के सदस्यों की समिति में नामांकित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा था, देखिए ओनली क्या है, ओनली टू सही है, ओनली क्या है, टू सही है। बिकॉज यहाँ से लोक लेखा समिति में यहाँ से 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से, राज्यसभा से सदस्य लाया जाता है। ओके साथियों, ठीक, अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आइए आपको दिखाते हैं। लोक लेखा समिति एक एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के चुने गए 15 सदस्य होते हैं। उन सदन द्वारा चुने गए राज्यसभा के 7 सदस्य, 7 + 15 कुल कितने मेंबर हो गए, 22 मेंबर हो गए। ओके, चुनाव की यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पार्टी समूह के दोनों सदस्य सदनों में अपनी अपनी संख्या के अनुपात में समिति का प्रतिनिधित्व। अतः कथन 3 सही नहीं है। एक मंत्री समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य नहीं होता है। यदि कोई सदस्य समिति का चुनाव के बाद मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तारीख से सीमित कर सदस्य नहीं रह जाता है। समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अतः कथन 1 भी गलत है। कितने वर्ष की होती है अवधि, 1 वर्ष की होती है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की अवधि। ओके,
आइए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 28 के अनुसार किस प्रकार की संस्था में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है? धार्मिक शिक्षा किस प्रकार की संस्था में दी जा सकती है? ये है पूरी तरह से राज्य द्वारा संचालित संस्था नहीं दी जा सकती है। राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत संस्था सही है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था सही है। राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं ये तो 2, 3 और 4 में दे सकते हैं, लेकिन एक में पूरी तरह से अगर कोई सरकारी है तो वहां पे आप लोग धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न काल के दौरान पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में प्रकार के प्रश्न को संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनमें मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है लेकिन कोई पूरक प्रश्न नहीं हो सकते हैं। ओके, गलत है। तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिसमें लिखित उत्तर दिया जाता है और साथ ही साथ पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर गलत है, उल्टा दे दिया, आवश्यकता होती है पूर्वक नहीं, उल्टा दे दिया। अल्प सूचना प्रश्न वह होता है जो 10 दिनों से कम की सूचना देकर पूछा जाता है, ये सही है। तो केवल 3 सही है, केवल 3। और ये सभी प्रश्न काल के दौरान पूछे जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए एक निश्चित मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश करता है, सही है। ओके, ये सही है। दूसरा कैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है, नहीं। स्थगन प्रस्ताव सिर्फ और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे भर्ती होने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो इसका कौन कौन सा सही है? 1 और 3 दोनों सही है। 1 और 3 तो 2 गलत क्यों है? आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तभी हाल ही में बहुत बार ऐसा किया गया कि सदन को क्या किया गया, रोकने की कोशिश की गई और स्थगन प्रस्ताव दिया गया मणिपुर के मुद्दे पे। इसलिए ये प्रश्न बन सकते हैं। इसे तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के लिए निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में पेश किया जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कथन एक क्या है? पूरी तरह सही है। चूंकि यह सदन के सामान्य कार्य को बाधित करता है इसलिए इसे एक असाधारण उपकरण माना जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल है और इसलिए राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा इसे उपयोग नहीं कर सकता। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा का आर्टिकल 267 के तहत जो है चर्चा कराने की मांग की जाती है, ठीक ना। आप लोग बहुत सुने होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, वे कह रहे थे कि 267 कीजिए। अतः कथन 2 गलत है। ओके, आइए आगे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक भारत के वित्त मंत्री के विचारार्थ आरक्षित रहेंगे। ओके, वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संस्तुति अंतिम और निर्णायक है और किसी भी आधार पे किसी भी कानून की अदालत में संदिग्ध नहीं है। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो ना ही एक सही है और ना ही 2 सही है। आखिर सही है क्या, दिखाना तो पड़ेगा आपको। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण भारत या उसके किसी भी हिस्से को वित्तीय स्थिरता या विश्वसनीयता का खतरा है। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकते हैं जिसमें राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने वाले राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक। ओके, 1975 में 38वें संविधान संशोधन ने वित्तीय आपातकाल को अंतिम और निर्णायक और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में संदिग्ध घोषित करने में राष्ट्रपति की संस्तुति को बनाया। लेकिन इस प्रावधान को बाद में 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह कहते हुए हटा दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। ओके, आइए आगे चलते हैं। यदि भारतीय रुपया एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाता है तो भारत को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संभावित लाभ है? विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करना, बाहरी आघातों को पूर्ण प्रतिरक्षण, विदेशी उधारी की लागत में कमी। सही जवाब क्या है? तो 1 और 3 आपका क्या है? सही है, 1 और 3। कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति माना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति माना जाता है प्रचलन नोट को, नहीं। प्रचलन नोट को नहीं, बल्कि सोना सही है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में भारतीय रिजर्व बैंक का निवेश सही है। केंद्र सरकार की जमा राशि सही है और राज्य सरकार को ऋण और अग्रिम कर, ये भी क्या है? केंद्र सरकार की जमा राशि नहीं। ये तो क्या होगा? 2,
3 और 5, 2, 3 और 5 कहाँ है भैया? 2, 3 और 5। ओके। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी वस्तु खाद्य वस्तुओं के अंतर्गत आती है? थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के अंतर्गत क्या आता है? किसको आप खाए बिना नहीं रह सकते हैं? धान है, फल है, दूध है, मांस है। तिलहन को छोड़कर सभी है। तो 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5। ओके। कहता है योजना पीएम मित्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक विशेष प्रायोजन वाहन प्रत्येक पार्क के लिए स्थापित किया जाएगा जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख करेगा। सही है। ओके। ये सही है कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाला एक विशेष प्रयोजन वाहन प्रत्येक पार्क के लिए स्थापित किया जाएगा जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। क्या है? 100% सही है। दूसरा है प्रति पार्क 5,000 रुपये तक की विकास पूंजी सहायता के रूप में दी जाएगी, जो कि गलत है। आंध्र प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां यह योजना लागू की जानी है। ये भी गलत है। तो ओनली क्या है? ओनली एक सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरीब गरीब ग्रामीण परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस योजना द्वारा प्रस्तावित कौशल में खुद को परिरक्षित कर सकता है। सही है। यह कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित करता है। ओके। ये सही है। ओके। ये गलत है। यह प्लेसमेंट से जुड़े स्किलिंग प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग सपोर्ट मुहैया कराता है। सही है। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो कि गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिर्फ 2 और 3। क्या है? 2 और 3 है। ओके। देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ओके। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना महानवालु से विचार नहीं। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड एंड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसने भारतीय नियोजन के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचार निर्धारित किए। ये गलत हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना समाज में समाजवादी स्वरूप के लिए आधारित तैयार करने का प्रयास था। सही है। पहली 7 पंचवर्षीय योजना में आयात प्रतिस्थापन रणनीति द्वारा व्यापार की विशेषता रही। ये भी क्या है? सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। एक भी सही हो जाता, बस यहाँ हेराल्ड डोमर होना चाहिए। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 थी। सही है। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गलत है। गरीबी हटाओ का नारा पंचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अच्छा, नारा गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नारा दिया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना पीसी माहौल विश्व नहीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। गिल मॉडल पर आधारित थी। तो ये गलत है। 1 और 2 सिर्फ सही है। कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डब्बा ट्रेडिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जिसका उल्लेख हाल ही में समाचार पत्रों में हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है डब्बा ट्रेडिंग। व्हाट इज ए मीन्स ऑफ डब्बा ट्रेडिंग? तो यह क्या है? तो साथियों, यह औपचारिक व्यापार को संदर्भित करता है जो स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर होता है। औपचारिक व्यापार। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत सरकार स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ये योजना कहाँ बनाया जा रहा है? तो उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? केंद्रीय बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम की घोषणा। इसके तहत सरकार स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वृद्ध व्यवस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और संगठित श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। सही है। ओके। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले ग्राहक को प्रति माह 5,000 रुपया न्यूनतम सुनिश्चित करता है। नहीं, गलत है। अभिदाता की मृत्यु के बाद पति पत्नी पारिवारिक पेंशन के बराबर। नहीं, इसमें केवल क्या एक ही सही है। केवल क्या सही है? 3,000 रुपया न्यूनतम सुनिश्चित करता है। 5,000 की जगह अगर 3,000 होता तो ये क्या होता? सही होता। ओके साथियों। और साथ ही साथ
पेंशन का कितना, तो 50% मिलेगा। अगर मान लीजिए पति है, पति मर गया तो पत्नी को 50। हाल ही में पेन प्लस रणनीति निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में खबरों में रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, हाल ही में पेन प्लस रणनीति, तो ये किस लिए रहा है? असंक्रामक रोग के लिए पेन प्लस रणनीति अपनाई गई है। पेन प्लस प्रथम स्तर के अस्पतालों में एकीकृत बाह्य रोगी सेवा के माध्यम से गंभीर एनसीडी संबोधित करने के दृष्टिकोण से संबंधित करता है। हाल ही में अफ्रीका के गंभीर संचारी रोग जैसे कि टाइप 1 मधुमेह, अमावाती हृदय रोग और सिकिल रोग से निपटने के लिए पेन प्लस रणनीति अपनाई गई है। कहाँ? अफ्रीका में। ओके साथियों, कहता है सेफोफाइट जीवित जीव है जो मृत और सड़े हुए जीवों पर रहते हैं और खिलाते हैं। निम्न में से कौन से सेफोफाइट के उदाहरण है? आपको पता है लाइकेन किस में आता है? सेफोफाइट में आता है। लाइकेन सेफोफाइट है? नहीं, लाइकेन तो क्या है, सहजीविता में आता है। ओके, सेफोफाइट क्या आएगा आपका? कवक जो है वो सेफोफाइट में आएगा। खमीर और पेनिसिलियम, खमीर और पेनिसिलियम जो है सेफोफाइट में आता है। तो 2 और 4 दोनों से। आम भारत में आमतौर पर उत्पादित जैव उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जैव उर्वरक क्या है? उपयुक्त फसल, राइजोबियम सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है, सही हो सकता है। एंजो एस्पिरिलियम अनाज और बाजरा में, ओजोला धान में। अब बताइए कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ओके, राइजोबियम जो कि क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। एजुएस्पिरियम अनाज और बाजरा में, ओजोला धान में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक पौधा एक शाकीय बारहमासी दलहनी है। इसकी जड़ का इस्तेमाल सिर्फ मसाले के तौर पर नहीं बल्कि आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। यह भारत में सबसे बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। हालांकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश अपनी व्यावसायिक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है साथियों मुलेथी की। किसकी बात कर रहा है? मुलेथी की बात कर रहा है। ओके साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ स्तनधारी अंड परजक होते हैं, कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं जो कि क्या करते हैं? अंडा देते हैं। ओके, सही है। कहता है कुछ सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, सही है, जैसे कि मगरमच्छ का हृदय। कुछ पौधे में कर्म प्रकाश संश्लेषण जड़ें होती है। ओके, कुछ प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, सही है। 1, 2, 3, 4 सभी क्या है? ऑल आर राइट। ओके साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लंबाई के मामले में सबसे छोटी है? लंबाई के मामले में सबसे छोटी है फर्मी। फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15। ओके, माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6, नैनोमीटर 10⁻⁻9, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाचन में मदद करने के लिए मानव शरीर के पेट द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं HCl। ओके, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ओके साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मजे मजे में पढ़ रहे होंगे और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिए होंगे सर्वेश क्लासेस केजी जी को। अगर आपको बनना है ऑफिसर तो भैया से करना होगा प्रेम, करना होगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा के करना है। मानव हृदय में निम्नलिखित में से कौन सा संचलन के माध्यम से रक्त भोजन वाले संकुचन के लिए जिम्मेदार है? भोजन का संकुचन कहाँ होता है? ये सब भैरिस दोनों निलायु में कहाँ होता है? दोनों निलय में होता है। तेजी तेजी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व था? तो पहला कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व था यूरिया। लेकिन यूरिया नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा टेक्नेटियम, 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 टेक्नेटियम। ओके, फाइनल कट डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? फाइन फाइन कट डायमंड में रंग जो है किसके कारण होते हैं? ये कौन नहीं जानता है कि प्रेजेंट क्या होता है? अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण फाइन कट डायमंड में। ओके, और चमकता है जब कहेगा तब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? परमाणु रिएक्टर नियंत्रित परमाणु विखंडन प्रक्रिया पर। कार्य की इकाई क्या है? बच्चा बच्चा जानता है और आप भी जानते हैं कार्य की इकाई क्या है? जूल है। ओके, पास्कल मापने की इकाई है, पास्कल दबाव मापने की इकाई है। पायरोमीटर का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, उच्च तापमान का प्रयोग पायरोमीटर। पवन ऊर्जा से ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? पवन ऊर्जा द्वारा ऊर्जा के गतिज ऊर्जा को क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके साथियों, डैश के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। समुद्र नीला दिखाई देता है पानी की बिंदु से आकाश के प्रवर्तन और प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग। ऐसे में तो आप लोग ऑफिसर बन ही जाइएगा। बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, आइए अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन है? तो सिलिकॉन। ओके, निम्न में से कौन किसे भारी जल की खोज की थी? भारी जल का खोज कौन किया था? बहुत ही सही जवाब है आप लोगों का एच सी उरे। भारी जल का खोज किसने किया था? एच सी उरे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं साथियों। और इसका खोज किसने किया था? एच सी उरे ने किया था। ओके, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। फलों के रस में संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस को संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम सबसे छोटा जीव कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता लेकिन वह शोषण करता है? रक्त जिसमें नहीं होता और वो शोषण करता है, वो कौन सा है? वो है साथियों हाइड्रा। और हाइड्रा किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा अपना क्या करता है? मुकुलन के द्वारा अपना प्रजनन करता है। ओके, और केचुआ जो है ये एनालिडा ग्रुप में आता है। ओके साथियों, निम्न में से किस जीव का रक्त तो श्वेत होता है? श्वेत रक्त वाले जीव कौन से? क्या आपने श्वेत रक्त वाले जीव अपने घर के अंदर देखा है? दिस इज ए कॉकरोच। कॉकरोच तेलचट्टा। तेलचट्टा में किस में आता है? ऑर्थोपोडा कहता है। अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाने वाले वैज्ञानिक कौन है? अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने वाले वैज्ञानिक है G.J. वेंडर, ग्रेग जॉन मेंडल। ओके, और इसने मटर के पौधे पर अनुवांशिकता की खोज की थी। किसकी खोज का श्रेय हरगोविंद खुराना को जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण की खोज का श्रेय, जीन संश्लेषण की खोज की श्रेय किसे जाता है? प्रोटीन संश्लेषण की खोज का श्रेय हरगोविंद खुराना को जाता है। ये भारतीय क्या थे? तो बायोलॉजिस्ट थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो डैश में मौजूद होता है। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो सिंथेसिस प्रोटीन किसमें मौजूद होता है? स्किन में। किसमें रहता है? स्किन, त्वचा में। त्वचा में, त्वचा त्वचा। आइए अगला सवाल है, मानव के मुख में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। टाइलिन। टाइलिन का क्या कार्य है साथियों? प्यारे भाइयों, टाइलिन जो है लार में एक एंजाइम है। टाइलिन क्या है? लार में एक एंजाइम है जो क्या करता है? रक्त में स्टार्च का पाचन स्टार्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा आपका ए। ओके, तो देख लीजिए, 2 का ए, 2 का ए किस में है? ए में 2 है। ठीक है, ए में 2 है। ओके, ए में 2। अच्छा यहाँ भी है, रुक जाइए तब और देखना होगा। उसके बाद आपको पता है रेनिन जो है ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। रेनिन जो है वसा का जल अपघटन नहीं करता है चिकनी रक्त में। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। तो 2 का क्या हो जाएगा? 3। तो 2 का 3 यही है। तो अच्छा, दोनों में 2 का 3 है। अरे भैया 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 भाई, ऐसे कैसे होगा? अगला है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? दुग्ध स्त्रावक हार्मोन है। ओके, आपको पता है रक्त में एंटोजेनियस और एंटीजेनियस में परिवर्तित करता है कौन सा? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ओके साथियों, तो डी का कितना हो जाएगा? अच्छा, 5 गो है और यहाँ 4 गो है। ठीक, रुक जाइए। रेनिन गुर्दे द्वारा स्थापित एक प्रोकैरियोटिक जीव है जो एंजाइम को एंजियोस्टेरोन। रेनिन का क्या होगा? ये रेनिन 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 1। 3 का 1 यहाँ है, 3 का 1 यहाँ नहीं है, इसलिए सही जवाब ये है। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन है BC। गाली ना देना है, लेकिन बिहार में ये गाली होता है। BC, BC अपने आप को कहता है मर्द और गाली देता है महिलाओं को, इसी को कहते हैं BC। और पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बी और सी। तो अब क्या करना है, जब कुछ पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है गलत चीज का, तो ले लेते हैं। बाकी तो अपना अच्छा क्लासेज है ना, सर्विस क्लासेज के दीजिए। हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है। तो ये क्या, किसको? रक्त के थक्के की अनुपस्थिति को। मनुष्य मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला अनाज कौन था? जौ था। ओके, हड़प्पा सभ्यता स्थलों की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही बा। बर्नवाली हरियाणा नहीं। ओके, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है। राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा है। ये सुमेलित नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद योगों से संबंधित अधिकार और अनुसंधानों का उल्लेख डैश में किया गया है। योगों से संबंधित ये किया गया आपका यजुर्वेदा में। कहाँ किया गया? यजुर्वेदा। यज्ञ और पद वाला वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को कहते हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद, तीनों को वेद त्रयी में रखते हैं। बाकी अगला जो है अथर्ववेद, ये वेद त्रयी से बाहर है। अच्छा, ये प्रश्न नहीं पढ़े। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे
जिसे अभी क्या कहा जाता है, जिसे अभी कहा जाता है रावी नदी, पुरुषनी, और अभी इस नदी का नाम क्या है, रावी नदी है। ओके, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था, सारनाथ में दिया था। ओके, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। कहाँ किया गया था, कश्मीर में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में। जैन धर्म का मूल बिंदु क्या है, तो अहिंसा, और ये अहिंसा यहीं से कौन लिए थे, महात्मा गांधी। रैपिड फायर में छोटा छोटा क्वेश्चन का कोई डिस्कशन नहीं। बराबर की गुफाओं के आश्रय स्थल ग्रुप में किसे चिन्हित किया गया था, बराबर की गुफाओं में जो है किसे आश्रय दिया जाता था, तो आजीवकों को। और ये कौन आजीवक, और ये कौन बनाया था, तो आजीवक को ये दो सौ दशरथ और अशोक ने बनाया था। बराबर की गुफाएं गया के पास। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती की राजधानी, सतीमती की राजधानी क्या थी, चेदी थी। क्या थी सतीमती की राजधानी, चेदी। ये 16 जनपद में महाजनपद में से एक महाजनपद था। और 16 महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है, भगवती सूत्र रघुत्तर निकाय से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष हराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में हराया। हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पत्नी, अपनी बेटी हेलेना का विवाह किसके द्वारा करवा दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तर उत्तरी और उत्तरी पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्के का प्रचलन, तांबे के सिक्के का प्रचलन, सिक्के का प्रचलन, सिक्के का सबसे बड़ी संख्या में किसके द्वारा जारी किया गया था, तो तांबे का सिक्का जो है सर्वाधिक जारी किया गया था साथियों, किसके द्वारा, कुषाण के द्वारा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कजुल कटफिसस थे। लेकिन कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, कनिष्क थे। और कनिष्क ने ही क्या किया था, सर्वाधिक। और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहां हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ओके, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति पहले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो है ये उल्लेख मिलता है किसका, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये किसको, इसे किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। और इसमें समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। लेकिन इस पर उल्लेख मिलता है जहांगीर का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि बीपीएससी ने अब 1/3 कर दिया है निगेटिव, इसलिए जिसका जवाब जानते हैं उसको मारिए, और जिसका एकदम नहीं जानते उसको क्या कीजिए, स्किप कीजिए। अब जो है कटअप 70 जाएगा, 70 से 75 जाएगा कटअप। एडवांस में कटअप बताने वाला एक लौता चैनल है सर्विस क्लासेस केजीजी। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो भी कटअप बताए हैं आप लोग जाकर देख लीजिए, 100% वही होगा। तब आपको क्या होगा, भरोसा, भरोसा होगा। शक, शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है, तो शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, शकों के विजेता। और शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि दी थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य कुल कितने बने थे, 14 बने थे। और 14वें विक्रमादित्य कौन थे, हेमू, हेमचंद्र, हेमू। पांडव जी, बोला जाए निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा से संबंधित नहीं है, प्राचीन भारत में चिकित्सा से संबंधित कौन नहीं है, तो भास्कर। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा से संबंधित नहीं है, तो भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का संबंध किससे, खगोल विद से। बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, बच्चा बच्चा जानता है, क्या आप नहीं जानते हैं, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ये क्या था, लेडन, लेडन एंड स्केन। बाबरनामा, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये बाबर की क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल और मराठा काल और उसके 2 वर्ष के दौरान लड़ाई से संबंधित सही ढंग से मेल खाती है, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ था। ओके, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ था, सही हुआ। बैटल ऑफ खाजवा 1557 में, गलत है। बैटल ऑफ खेद, ये भी गलत, ये सही है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था साथियों, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और इसमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो है महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन ये क्या हुए थे, छिप कर तब तक लड़ते रहे बाजरे की रोटी खाकर, जब तक उनके शरीर में खून की धाराएं चलती रही। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने। और इसे क्या कहा जाता है, महक परी कहा जाता है। इसने अपने बेटे बिजलिस कादिर को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। और विद्रोह 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था लॉर्ड कैनिन के द्वारा, लॉर्ड कैनिन। ओके साथियों, नील विद्रोह निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है, तो नील विद्रोह कब हुआ था, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसे ऐसे करने के लिए कम कीमत पर ही जबरदस्ती करवाया जाता था। इसे नील विद्रोह कहते। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। और नील बिंदु कब हुआ था, 1859 में हुआ था। कब हुआ था, 1859 में। और इस विद्रोह के नेता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इसी विद्रोह पर संबंधित है कौन, आनंद मठ पत्रिकाएं।
नील दर्पण, सॉरी नील दर्पण है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है हिंदू पेट्रियोट जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, दीनबंधु मित्र ने 1869 में अपने नाटक नील दर्पण में विशुद्ध रूप से इसका वर्णन किया था। ओके साथियों, विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास इसके नेता थे। पटना पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? सी है। ओके, कौन बताएगा इतना तुम्हें? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। और सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। और इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था बंगाल में जो है एशियाई शिक्षा को बढ़ावा देना। ओके साथियों, संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राच्य शिक्षा में गहरी रुचि दिखाता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश सर दूसरे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की उन्होंने प्राच्य शिक्षा और संस्कृति पर शोध किया और ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय भाषा, कानून, रीति रिवाज, धर्म, भूगोल आदि की शिक्षा दी जाने लगी। ओके, तथा निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या की थी? माइकल ओडायर की हत्या 40 साल बाद लंदन में जाकर वीर उद्धम सिंह ने किया था। कौन किया था? वीर उद्धम सिंह ने। तथा किसने गांधी जी को मुस्लिम धर्मगुरु और उनके अनुयायियों की कट्टरता को बढ़ावा देने की चेतावनी दी थी? ये था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना था। और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा इसलिए कहा था कि गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। खिलाफत आंदोलन का सवाल सवाल पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 में। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुए थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के नेता थे। इनमें से कौन नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू था, चित्तरंजन दास थे, उसके बाद क्या थे? विठल भाई पटेल थे, लेकिन राजगोपालाचारी नहीं थे साथियों। श्री राजगोपालाचारी नहीं थे। किसके? तो मोतीलाल नेहरू के स्वराज पार्टी के सदस्य। किसने सुझाव पर भारत में साइमन कमीशन को बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारत से, लॉर्ड इरविन उस समय क्या था? तत्कालिक वायसराय था। और लॉर्ड इरविन ने यह सुझाव दिया था कि भारतीयों को बाहर रखा जाए साइमन कमीशन से। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे साथियों आपके कौन? घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। और इसकी अध्यक्षता, इसके नेतृत्व, इसका निर्माण किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना मंत्रालय नहीं बनाया था, वह था, तो जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं जीता था वो क्षेत्र था बंगाल। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने सम्मिलित रूप से सरकारें बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में महात्मा गांधी ने कहा गिरफ्तार किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में गिरफ्तार कर लिया गया था। ओके साथियों, बात है ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा। दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। ऐसा डिस्कशन और कहां, तेरी नजरों से भी ज्यादा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड दादा भाई नेहरू ने लिखी थी। और इसमें जो किसने बताया था? 20 रुपया बताया गया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने लिखी थी। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। अगला है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कब? गढ़वाल रेजिमेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के दौरान, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने। ऋग्वेद में बिहार के किस संदर्भ में वर्णित किया गया? ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया। क्या कहा गया? कीटक, कीकट प्राप्त क्षेत्र कहा गया। कीकट मतलब प्राप्त कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि प्राप्त मगध की पूर्वज थे। सबूत बताते हैं कि मगध राज 600 ईस्वी पूर्व में बहुत पहले वैदिक पाठ में था। गुप्त काल में किस सिक्के, गुप्त काल के सिक्के बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाजीपुर से। कहां से प्राप्त हुए? हाजीपुर से। रामविलास पासवान की कर्मभूमि है हाजीपुर और जन्मभूमि है खगड़िया। निम्न से किस में से कौन बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था? बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाने वाला था बख्तियार खिलजी। बकलोलवा के वजह से क्या हुआ? बिहार की धरोहरें, बिहार की विरासतें तहस नहस हो गई। ये गया था, इसे सवाल पूछा पहले। नालंदा विश्वविद्यालय में कोई भी अंदर जाता था ना, गेट पे 2 विद्वान रहता था, सवाल पूछता था। ये बेचारा एक रात से बकलोलवा से सवाल पूछा, अब बख्तियार खिलजी से एक को सवाल का सही सही जवाब न दे पाया। जब जवाब न दे पाया तो क्या हुआ? एकदम खिजला गया, बोला तू हमरा से क्वेश्चन करेगा रे साला, तोरा बताते हैं, रुको। जला दिया पूरा का पूरा। बोलते हैं 3 महीना 6 महीना तक जलते रहा था। जाने भगवान जाने राम जी क्या हुआ था। इनमें से कौन सा युग में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले उनके नेताओं का सही ढंग है? रोहतास से अमर सिंह, सही है। उसके बाद क्या है? नवादा से नाना सिंह एंड हैदर सिंह अली सिंह है। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ओके। छपरा से मोहम्मद हुसैन खां थे। ये आपका क्या है? गड़बड़ है, बाकी सब सही है। ओके साथियों, आपको ये लिस्ट दे देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, एक बार देख लीजिएगा। बात है ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। ओके साथियों, दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी।
देखिए आया क्वेश्चन नंबर कितना 94। ये देखिए रोहतास में कौन थे, अमर सिंह थे। रोहतास में कौन थे, अमर सिंह थे। उसके बाद पटना में पीर अली खान। जगदीशपुर में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, ओके, दोनों भाई थे। नवादा में नाना सिंह और हैदर अली खान। उसके बाद जहानाबाद में अहमद अली खान। राजगीर में मेहदी अली हसन, हुक्कू सिंह, मनकू सिंह, ओके, और छपरा में मोहम्मद हुसैन खान, और अरवल में हेतम सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर बनना है ऑफिसर तो पढ़ना होगा सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ, और जो भी कराएंगे वो करना होगा। कहिएगा सर आप काहे नहीं बने, अरे कोशिश कर रहे हैं भैया, 2 बार पीटी निकाले हुए हैं। इनमें से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के केलुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया? आप तो उससे पढ़ते हैं जो जीवन में कभी बीपीएससी का एग्जाम देने नहीं गया है। ये अशोका कौन है? केलुआ में स्तंभ का निर्माण किसने करा? मुजफ्फरपुर जिले के केलुआ में स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए डैश के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। ये किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए। में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कहाँ? बीपीएससी टीआरआई में। आपको पता है बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ 1 to 5, उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो बीपीएससी के भी चूल्हे हिला देती है। बीपीएससी 69 में वो प्रश्न जरूर आएंगे रिपीट होकर, इसलिए उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आपके चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर है। SARBESS सर्वेश, CLASSAS क्लासेस केजीजी पर जाके उस पेपर एनालिसिस में पूरा एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो धुआं निकल जाएगा। कह रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाइए। एक्सपीरियंस बोल रहा है सर के। इसका जवाब क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, कहते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। ठीक है। बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 98। तो ये क्या होगा? सी, कुसुम कुमारी देवी। कुसुम कुमारी देवी। कुसुम कुमारी देवी ने ऐसा किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ लोगों को संगठित किया था। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बिहार में स्थित है? भैया बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहां से आएगा? तो नन ऑफ द एबव। बिहार तक तो था ही नहीं ना, इसका पूर्वी भाग जो है आलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश तक ही था। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ओनली 1 है। नाम क्या है? तो आपको पता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, और 1990 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया, जो कि 335.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल के सीमा स्पर्श नहीं करता है? नेपाल से सीमा स्पर्श नहीं करता है पटना। आइए आइए, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। देखिए नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले कौन है? तो सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। सर्वाधिक कौन करता है? तो वेस्ट चंपारण करता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है ईस्ट चंपारण, उसके बाद है सीतामढ़ी, उसके बाद है मधुबनी, उसके बाद है सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशन, और सबसे कम कौन करता है? तो सुपौल करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 कुल कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 7 जिले हैं, और ये है अपना पटना। अब पटना सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और यहीं पर आपका क्या है? तो बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ओके साथियों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जिसे कब बनाया गया था? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, इतना तेज हो गए हमें समझ में नहीं आ रहा है। 1990 में। ओके साथियों, पटना है। बिहार के 8 जिलों के उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, उसके बाद क्या है? भोजपुर, बक्सर, कैमूर। ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके साथियों, ये सब याद होना चाहिए। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा। बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय में स्थित है। किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। कब बना है? 1964 में बना है। ओके साथियों, और बोटलिंग प्लांट वे भी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। किशनगंज क्या है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, और किशनगंज में चाय की भी खेती होती है, याद रखना है। बिहार में पाई जाने वाली पत्थर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पलथर मिट्टी मतलब जलोई मिट्टी, तो मिट्टी का रंग भूरा होता है। मिट्टी का रंग क्या होता है? भूरा होता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मिट्टी का रंग भूरा नहीं होता है, बलुई होता है, सफेद होता है। मिट्टी के छोटा नागपुर के पठार और दक्षिण गंगा के मैदान में समकालीन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह कम उपजाऊ होती है और इसका जल अवशोषण क्षमता कम होती है। मिट्टी प्रकृति में अम्लीय और इसकी रेत और बजरी का प्रभुत्व होता है। ठीक है। अगला सवाल है साथियों, कहता है बिहार के चंपारण जिले की डैश में 2 जिलों में विभाजित किया गया। मतलब चंपारण को कब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में विभाजित किया गया? तो 1972 में। कब किया गया? 1972 में। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? तभी आपको तुरंत बताया था, अररिया जो है नेपाल की सीमा को छूता है। यही सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था? बिहार का पहला चीनी कारखाना जो है यह स्थापित किया गया था आपका कहाँ? मढ़ौरा में। और मढ़ौरा कहाँ है? सारण में। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बच्चा बच्चा जानता है मार्ग परिवर्तन के कारण। ओके साथियों, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 31। आइए कुछ आपको दिखाते हैं। ऐसे थोड़े ना सर्वेश्वर कहलाते हैं, आपको डिटेल डिस्कशन कराते हैं। ये देखिए, बिहार में नदियों का जाल है। बिहार के बीचों बीच से बहती है गंगा नदी। इसके ऊपर के भाग को कहते हैं उत्तरी गंगा का मैदान, नीचे को कहते हैं दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर से आने वाली नदी देखिए यहाँ क्या है? घाघरा है, ये कर्मनाशा है। ओके, उसके बाद ये गंगा है, उसके बाद ये बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, ये क्या है? कमला है, कंचा है। उसके बाद यहाँ क्या है? कोसी। कोसी सुपौल से भारत में प्रवेश कर रही है और यही बिहार का शोक कहलाती है। उसके बाद ये पूर्णिया, अररिया, उसके बाद ये क्या है? मधुपुरा। सबसे लास्ट में कौन? महानंदा। सबसे पहले कौन नदी आकर मिलती है? तो घाघरा नदी। इधर से सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, ये सभी नदियां आकर मिल रही है। ओके, अगला सवाल था आपका साथियों कि सबसे लंबा NH कौन है? तो सबसे लंबा NH है NH 31। और NH 31 कहाँ से जा रहा है? ये देखिए, तेरी बातें मुझे क्यों इतना तड़पाती है। ये है, इतना लंबा है NH 31। बिहार में नवादा में इन करता है और कटिहार से निकल जाता है, वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है। ओके, असम को जोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बिहारवासी इसको आसाम रोड भी कहते हैं। बेगूसराय खगड़िया के लोग इसको आसाम रोड कहेगा आसाम रोड, असम जाने वाला रोड। बिहार की सबसे ऊंची चोटी इनमें में से किस जिले में है? वेस्ट चंपारण में। इसका नाम क्या है साथियों? इसका नाम है आपका वही सोमेश्वर किला। क्या है? सोमेश्वर किला है। ओके, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए सरकार कितनी अनुमानित राशि उधार लेगी? ये कितनी अनुमानित राशि उधार लेगी? 8.88 लाख करोड़। ओके, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान। किस देश ने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये कौन सा देश है? इटली। कौन सा देश है? इटली। इटली की अभी पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी है, जॉर्जिया मिलोनी। किस भारतीय राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया है? फूड कॉन्क्लेव मंथन, तो ये कौन है? तेलंगाना है। तेलंगाना कौन है? के चंद्रशेखर राव। ओके साथियों, अगला सवाल है, समाचार में देखा गया कॉस्टॉक एक्ट किस देश से संबंधित है? तो कॉस्टॉक एक्ट जो है ये किस देश से संबंधित है? USA से। समाचार में देखा गया कॉस्टॉक। किस राज्य ने कृषि भूमि का हस्तांतरण पर प्रतिबंध विधेयक 2023 पारित किया है? ये राज्य कौन है? तो गोवा है। किस संस्था ने फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस पैनल चार्जेस इन लोन अकाउंट लॉन्च किया है? ये कौन लॉन्च किया है साथियों? RBI। किसने लॉन्च किया? RBI ने। खबरों में रहने वाली इनोवेलियन वाला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता खेल किस खेल से जुड़ी हुई है? ये सभी जो महिलाएं हैं ये किससे जुड़ी हुई है साथियों? ये जुड़ी हुई है शूटिंग से। किससे जुड़ी है? शूटिंग से जुड़ी हुई है। ओके, खबरों में देखा गया अंजी ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? अंजी ब्रिज जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में अंजी ब्रिज। अंजी ब्रिज कहाँ बनाया? जम्मू कश्मीर। स्मार्ट सिटीज मिशन को जून 2023 में किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? स्मार्ट सिटी को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? 161वां है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ओके, और ये कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। ओके साथियों, 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? 121वां है। अगला सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में रहे डॉक्टर जयंत वी
नलिकर किस पेशे से जुड़े हुए हैं? डॉक्टर जयंत वी नलिकर जो है ये जुड़े हुए एस्ट्रोनॉमर से। ये क्या है? एस्ट्रोनॉमर है, और एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होता है? खगोलविद। एच डी एच डी 3385 जिसे आईसीएआर द्वारा विकसित किया गया किस प्रजाति की एक नई किस्म है? तो ये क्या है? वीट की एक नई किस्म है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ उत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छ अभियान शुरू किया है? तो स्वच्छता अभियान किसने शुरू किया है साथियों? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा शहर 2023 में विश्व पैरा एथलीट ग्रां प्री का मेजबान है? विश्व पैरा एथलीट ग्रां प्री का मेजबान है दुबई। समाचार पत्रों में देखा गया पट्टाया मिशन किस राज्य से संबंधित है? समाचार पत्रों में देखा गया पट्टाया मिशन जो है ये केरला से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरला से। और इस मिशन में क्या है? तो भूमि रिकॉर्ड के मुद्दे के निपटान के लिए अप्रैल तक पट्टाया मिशन स्थापित करने की योजना है। प्रत्येक जिले में विधायकों के नेतृत्व में मिशन सभी व्यक्तियों को टाइल डीडी उपलब्ध कराएगा। ओके, किस राज्य ने एक व्यक्ति के बारे में लिखे गए सबसे अधिक निबंधों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये किस राज्य का द्वारा है? ये असम के द्वारा। असम एक व्यक्ति के द्वारा। VC 25V एक या नया, तो ये कौन सा व्यक्ति है? तो ये व्यक्ति सबसे अधिक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को उनके 400वीं जयंती पर अहोम जनरल लचिल बेरफुकन पर लगभग 43 लाख निबंधों के लिए गिनीज वर्ल्ड पत्र बनाया है। तो किसके लिए? बेराफुकन के लिए। ठीक है। VC 25V या नया एयर फोर्स 1 संशोधित बोइंग 747 8I है जो किस देश के राष्ट्रपति के वर्तमान जेट का नाम है? बताइए। तो यूएसए के राष्ट्रपति का वर्तमान जेट है। कौन सा राज्य 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का मेजबान है? बताइए कौन मेजबान करेगा? तो मध्य प्रदेश मेजबानी करेगा। ओके, किस राज्य को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ओके, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी हैं अभी वर्तमान में। ओके, अर्थ आवर 2023 के दौरान किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 279 मेगावाट बिजली की बचत की है? वो कौन है? नई दिल्ली। ओके, मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ये किससे? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, कहता है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कार्यक्रम किस वैश्विक संस्था की पहल है? ये किसकी पहल है साथियों? ये है UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मुख्यालय का नैरोबी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल विकसित करने के लिए तैयार है? ये कहाँ तैयार है साथियों? लद्दाख में। कहाँ तैयार है? लद्दाख में। मोपा ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किसका? तो गोवा में। मनोहर पर्रिकर इसका नाम हुआ। मोपा का मतलब क्या हुआ? मनोहर पर्रिकर। ओके, पता है किस शहर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी वाराणसी ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये है कौन साथियों? ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन। ओके, अगला देखिए, अमित पंघल हु वाज द सीन इन द न्यूज प्ले विथ विच स्पोर्ट? अमित पंघल कौन सा खेल खेलता है? तो रेसलिंग। ओके, विच स्टेट्स वाज द होस्ट ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक 2023? तो कौन सा वी होस्ट है? कर्नाटका है। ओके, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 12 LPG सिलेंडर ए ईयर फॉर 500 फॉर पुअर फैमिली? दिस स्टेट इज राजस्थान से। मुख्यमंत्री इज अशोक गहलोत। इन ए सर्टेन कोड मेंटेन इज रिटेन इज लेंटेन हाउ मेनी? तो इसका पैटर्न चेक करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा OTA बी नंबर। ओके, सेमी। चलिए हिंदी। अरे भैया देखिए, बता एक अगला है एक निश्चित कुर्भाषा में एक त्रिभुज की अर्ध परिमाप 8.5 सेंटीमीटर यदि त्रिभुज की भुजाएं पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? ओके, तो बताना है कितने त्रिभुज से संभव है? तो 8 त्रिभुज संभव है। कितने? 8। एक कंपनी 60% कर्मचारी के पास बाइक है, 30% कर्मचारी के पास कार है, 15% कर्मचारी के पास बाइक और कार दोनों है। कंपनी के कुल 1920 कर्मचारी है। कितने कर्मचारियों के पास कार या बाइक नहीं है? ओके साथियों, इसको आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। 480 कर्मचारी ऐसे जिनके पास कुछ भी है। पहले 60 और 30 निकाल लेना है, और इसमें ये दोनों को जोड़ के इसमें 15 कॉमन है, घटा दीजिए। उसके बाद आपका जो बचेगा उसको निकाल देना है। ओके, मतलब क्या है? 75% निकाल देना 1920 का। 25% अपने आ जाएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, उसके इकलौता भाई मेरे बेटे के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राघव से किस प्रकार संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन अंकल।
ओके, आप लोग बना लीजिएगा, कोई समस्या तो होगा नहीं। और मैथ के सवाल, टाइम बहुत हो गया। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा? 385 होगा। एक व्यक्ति का आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात जो 3:1 है, उसकी आयु का गुणनफल 432 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 41:17, 41:17 होगा। जब किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है तो उस पर होने वाले लाभ तिगुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 मान के बनाइएगा, 100% होगा। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। 2, 5, 10, 2, 5, 10, 17, 17 के बाद क्या होगा साथियों? 17 के बाद होगा आपका 26। ओके, एक महिला 900 मीटर लंबे पुल को 10 मिनट में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति ज्ञात कीजिए। महिला की गति ज्ञात करना है, आपका क्या आएगा? 5 पर घंटा। साधारण ब्याज 7.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रुपए में 1800 की राशि के लिए 6750 प्राप्त करने की कितना समय लगेगा? ये समय लगेगा 5 ईयर्स। कितना समय लगेगा? 5 ईयर्स। ये था आपको साथियों प्रणाम आईएएस का सेट नंबर 4। ओके, अब अगला सेट कल करेंगे। ओके साथियों, अभी आप लोग को क्या करना है, इस सेट को खूब प्यार देना है, खूब अच्छे से। इसके साथ क्या करना है, वॉरियर सेट है, एकदम वही सेट आएगा। प्रणाम आईएएस ऑफिशियल मेकिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर ही ऑफिसर बनाते हैं। वॉरियर 2.0 एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 69 बीपीएससी प्रीलिम्स, कंप्लीशन ऑफ फुल लेंथ टेस्ट 9 to 20। ओके साथियों, बाइलिंगुअल है। पूरा सेट आपको डिटेल में करा दिए हैं, आप लोग इसको पूरा देखिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, खूब दबा के पढ़ना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ। और बनना है ऑफिसर तो लड़ना पड़ेगा रातों की नींदों से। रातों की नींदों से लड़ते रहिए, खुद को जज्बे में पिरोए रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।